हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग टेस्ट नंबर 2 कवर करेंगे, जिसमें जैवमंडल एवं पारिस्थितिकी का पार्ट फर्स्ट कवर करने वाले हैं। इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट वाले में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, पहला क्वेश्चन है जैवमंडल के मुख्यतः कितने उपविभाजन होते हैं। ठीक है, तो जो उसके उपविभाजन होते हैं वह 3 होते हैं। आंसर हो जाएगा बी। जैवमंडल पृथ्वी के उस परिवेश को कहा जाता है जहां पर जीवन पाया जाता है। वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल या फिर जो है ये तीनों जैवमंडल के उपविभाजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैवमंडल में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। आई होप आप सभी को पता होगा, सूर्य है। आंसर है ए। जैवमंडल के अंतर्गत जैविक तथा भौतिक संघटकों को सम्मिलित किया जाता है। जैवमंडल में ऊर्जा का स्रोत सूर्य होता है। जब एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की संख्या रहती है तथा एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती हैं, वह क्या कहलाती हैं? तो वह जैविक समुदाय। आंसर आपका डी हो जाएगा। जब एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की संख्या रहती है तथा एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती हैं, वह जैविक समुदाय कहलाती हैं। नेक्स्ट है कीस्टोन प्रजाति की अवधारणा किसके द्वारा पेश की गई थी। कीस्टोन प्रजाति की अवधारणा रॉबर्ट टी पेन के द्वारा की गई थी। आंसर है ए। कीस्टोन प्रजाति की अवधारणा 1969 में जीव विज्ञानी रॉबर्ट टी पेन द्वारा पेश की गई थी। वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बावजूद सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं, कीस्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो या उससे अधिक विविध समुदायों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उस संक्रमण क्षेत्र को संक्रमिका कहा जाता है। आंसर है डी। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो उसको इकोटोन कहा जाएगा। दो या उससे अधिक विविध समुदायों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को संक्रमिका कहा जाता है, जैसे घास स्थल तथा वन क्षेत्र, जंगल तथा रेगिस्तान। इकोटोन में दोनों क्षेत्रों की विशेषताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट, उस अवधारणा को क्या कहते हैं जहां दो परितंत्र आपस में मिलते हैं वहां विशाल विविधता पाई जाती है। ऑप्शंस आपके दे रखे हैं यहाँ पर। कोर प्रभाव, पारिस्थितिकी प्रभाव, विविधता प्रभाव या फिर संक्रमिका प्रभाव। आंसर ए हो जाएगा, कोर प्रभाव। ठीक है, कोर प्रभाव या फिर इसको एज इफेक्ट भी बोला जा सकता है। एक पारिस्थितिकी अवधारणा है जहाँ दो परितंत्र आपस में मिलते हैं, वहाँ विशाल विविधता पाई जाती है। नदी तट के किनारे घास का मैदान, पर्वत व घाटी का मिलन बिंदु आदि कोर प्रभाव के उदाहरण हैं। पृथ्वी पर पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं सहित सभी पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं बायोम। करेक्ट आंसर है ए। बायोम या जैव क्षेत्र पौधों व जीव जंतुओं का एक समुदाय है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है। पृथ्वी पर पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं सहित सभी पारिस्थितिकी तंत्र बायोम कहलाते हैं। नेक्स्ट है बायोम को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। बायोम को मुख्यतः आंसर यहीं पर है, तो मैं बता दूं या फिर आप बताएंगे कि कौन सा है। अब ये बोल ही दिया यहीं पर है, तो आंसर दो ही है। दो भागों में बांटा गया है। कौन से हैं? पहला है स्थलीय बायोम और दूसरा है जलीय बायोम। अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पृथ्वी के सबसे पहले स्थलीय बायोम के बारे में जान रहे हैं। पृथ्वी के स्थलीय भाग में पाए जाने वाले पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं को सम्मिलित रूप से स्थलीय बायोम कहा जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वन, मरुस्थल, घास स्थल व टुंड्रा, टैगा आदि को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है जलीय बायोम। पृथ्वी के जलीय भाग में पाए जाने वाले पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं को समग्र रूप से जलीय बायोम कहा जाता है। इसके अंतर्गत खुला समुद्र, प्रवाल भित्ति, आर्द्र भूमि आदि को शामिल किया जाता है। बहुत ही इजी सी डेफिनेशन है। नेक्स्ट, एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए जिन जैविक, भौतिक या रासायनिक कारकों की जरूरत होती है, उन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? बताइए, उनको क्या कहा जाता है? उनको निकेत बोला जाता है। आंसर बी हो जाएगा। एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए जिन जैविक या भौतिक या फिर रासायनिक कारकों की नीड होती है, उन्हें सम्मिलित रूप से निकेत कहते हैं। प्रत्येक जाति का एक विशिष्ट निकेत होता है तथा कोई भी दो जातियां एक ही निकेत में नहीं रह सकती हैं। एक आवास में कई निकेत हो सकते हैं। ये बहुत बार पूछा गया, ये वाला जो है ना, ये कहाँ से
कोई भी दो जातियां, यहाँ से ये फैक्ट बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, हम इनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट के थ्रू पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहते हैं? बताइए भाई, क्या कहते हैं? जनसंख्या। आंसर है ए। जैवमंडल में एक ही जाति की संख्या जो होती है उसको जनसंख्या कहते हैं। वह स्थान जहाँ जीव निवास करते हैं आवास कहलाता है। ये भी पूछा गया, इसलिए अलग से क्वेश्चन नहीं बनाया गया, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच में ये प्रश्न पूछे गए हैं, मैं बिल्कुल ऐसे ही वैसे नहीं हवा में नहीं बोल रही हूँ, ये प्रश्न पूछे गए हैं, आप देख लेना पेपर्स में। मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं किस पेपर में, लेकिन पूछे हुए हैं। एक से अधिक जातियों का समूह जो एक स्थान पर, आगे जो क्वेश्चन है पूरा, एक स्थान पर रहता है वह क्या कहलाता है? जैव समुदाय, जनसंख्या, या फिर निकेत या आवास? तो ऑप्शन पढ़ने के तरीके से ही जिन्होंने पहचाना होगा वो पहचान गए होंगे। आंसर बी है, क्योंकि मैंने सबसे पहले वही बोला है। एक से अधिक जातियों का समूह जो एक स्थान पर रहता है वह जैव समुदाय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के क्रोध स्थल की संज्ञा दी गई है? किसको दी गई है? शीतोष्ण घास बायोम को। शीतोष्ण घास बायोम को अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के क्रोध स्थल की संज्ञा दी गई है। मूंगे की चट्टानें किससे बनी होती हैं? मूंगे की चट्टानें जो बनी होती हैं वह कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। आंसर है ए। प्रवाल भित्तियां या फिर मूंगे की चट्टानें, जिनको इंग्लिश में कोरल रीफ्स भी कह सकते हो, समुद्र के भीतर स्थित प्रवाल जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती हैं। प्रवाल कठोर संरचना वाले चूना प्रधान जीव जिसको हम सिलेंट्रेटा पोलिप्स भी बोल सकते हैं वह होते हैं, ठीक है, चूना प्रधान जीव होते हैं। ओके, आंसर हो गया आपका यहाँ पर ए। किसे विश्व के सागरीय जैव विविधता का उष्ण स्थल माना जाता है? ये माना जाता है प्रवाल भित्ति को। आंसर है बी। प्रवाल भित्तियों को विश्व के सागरीय जैव विविधता का उष्ण स्थल या फिर इसको हॉट स्पॉट भी कह सकते हो माना जाता है, तथा इन्हें समुद्रीय वर्षावन भी कहा जाता है। हॉट स्पॉट से कई बार प्रश्न पूछा गया है, कई बार। होपफुली वो प्रश्न आगे आएगा, अगर नहीं आया तो मैं आपको अलग से बता दूंगी। दुनिया की सबसे बड़ी और प्रमुख प्रवाल भित्ति किस देश में है? बताइए भाई, इसको नहीं बता पाए तो फिर गलत बात है। ऑस्ट्रेलिया में है। आंसर डी है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी और प्रमुख प्रवाल भित्ति है। भारतीय समुद्री क्षेत्र में मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आदि द्वीप पर जो है प्रवालों से निर्मित है। नेक्स्ट, कोरल ब्लीचिंग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कोरल ब्लीचिंग जो है ना वो संबंधित है प्रवालों के नष्ट होने से। करेक्ट आंसर इज बी। कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन प्रवालों के नष्ट होने की प्रक्रिया को कहते हैं। प्रवालों के नष्ट होने का सबसे बड़ा कारण जो है वह सागरीय जल के तापमान में वृद्धि या फिर वैश्विक ऊष्मन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये स्थित है पोर्ट ब्लेयर में। आंसर है ए। राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है? ये पाई जाती है घास स्थल में। करेक्ट आंसर आपका गलत बताया है हमने। विषुवत रेखीय वन बायोम में पाई जाती है। आंसर है डी। ठीक है, विषुवत रेखीय वन बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है। बताइएगा जरा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है, हम भी तो जाने कि आप कुछ पढ़ भी रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं। पारिस्थितिकी शब्द का आविष्कार किसने किया था? पारिस्थितिकी शब्द का आविष्कार किया था अर्नेस्ट हैकेल ने। आंसर है डी। ये तो भाई बहुत बार बता चुके हैं। पारिस्थितिकी शब्द ओकोलॉजी कह सकते हो, इसका आविष्कार जो है जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल ने 1869 में किया था। आगे चल के ये धीरे धीरे करके ओइकोलॉजी हुआ, फिर इससे ये इकोलॉजी कहा जाने लगा, ठीक है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जीव और वातावरण के बीच का बहुत इजी सा क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी को एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में किसने परिभाषित किया था? तो भूगोल को मानव पारिस्थितिकी रूप में होल्डोन बैरोज ने किया था परिभाषित। आंसर है बी। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में होल्डोन बैरोज ने परिभाषित किया, जबकि ई.पी. ओडम पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विज्ञान के जनक हैं। ओके। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। किसने प्रस्तावित किया था गाइस? तो इसको प्रस्तावित किया था टांसले ने। एजी टांसले है उनका पूरा नाम। आंसर है डी यहाँ पे। वर्ष 1935 में एजी टांसले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई। एजी टांसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना अजैविक व जैविक घटकों से होती है। परितंत्र का गतिक हृदय कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? नहीं, ये आंसर नहीं है। मैंने आंसर पहले ही लगा दिया। चलो कोई नहीं, ठीक है। ऊर्जा प्रवाह और जैव भू रासायनिक चक्र। आंसर सी हो जाएगा। मैंने उसको ऐसे लगा दिया, मैंने घुमा दिया। मैंने कहा नहीं, इनको पता नहीं चलना चाहिए, बट कोई नहीं, पता तो चलना ही था। ऊर्जा प्रवाह और जैव भू रासायनिक चक्र परितंत्र का गतिक हृदय कहलाते हैं। ऊष्मा पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा मापने की इकाई होती है। होपफुली आप सभी को ये सारी चीज़ें तो पता होंगी, है ना। छोटी छोटी चीज़ें तो पता होनी ही चाहिए। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? भाई नहीं है पूछा है तो पढ़िए। अब ध्यान से पढ़िए, चारों को ध्यान से देखिए, इन चारों ऑप्शंस को। ठीक है, पढ़िए, हम पढ़ें। चलिए, यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठकों से युक्त होता है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह एक बंद तंत्र होता है और यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। फटाफट से करेक्ट आंसर बता दीजिए। अब हमें तो पता नहीं है, पता तो आपको चल गया होगा। बंद तंत्र थोड़ी होता है। आंसर सी है। पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता यहाँ दे रखी है। यह जीवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है। बिल्कुल सही बात है। यह एक खुला तंत्र होता है, ना कि बंद तंत्र। इसलिए ऊपर वाला ऑप्शन गलत हो गया था, जिसमें पदार्थों तथा ऊर्जा का सतत निवेश तथा बहिर्गमन होता है। नेक्स्ट है, इसमें ऊर्जा का लाभ तथा खनिजों की हानि होती है। पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो वो कोई और नहीं, जैवमंडल ही है। आंसर डी है। जैवमंडल मिट्टी, शैल, जल तथा वायु से बनी हुई एक पतली परत है जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। विकल्प में दिए गए अन्य तीनों पारिस्थितिक तंत्र जैव मंडल के अंतर्गत ही आएंगे। कौन पारिस्थितिक तंत्र के घटकों में शामिल है? पारिस्थितिक तंत्रों के घटकों में उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक सभी शामिल हैं। आंसर है डी। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक यहाँ दे रखे हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक में है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अजैविक में है भौतिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। भौतिक में दे रखे हैं तापमान, आर्द्रता और सौर ऊर्जा। अकार्बनिक में जल, मिट्टी, खनिज और चट्टान। कार्बनिक में आएंगे यहाँ पे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व वसा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? जो सही क्रम है ना, वो है जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और भूदृश्य। आंसर सी है। एक ही जाति के जीवधारियों की संख्या को उनकी जनसंख्या कहा जाता है। दो या दो से अधिक जातियों की जनसंख्या मिलकर समुदाय का निर्माण करती है। कई समुदाय मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं तथा एक निश्चित भू क्षेत्र में एक या उससे अधिक पारिस्थितिकी तंत्र पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है? कृत्रिम परितंत्र है आर्टिफिशियल। तालाब, खेत, वन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। फटाफट बता दीजिए, ये तो इजी है। तालाब, वन, खेत या फिर इनमें से कोई भी नहीं। खेत। आंसर है बी। वन, तालाब तथा झील प्राकृतिक परितंत्र है, जबकि बात करें अगर हम बगीचा और खेत की, तो ये सारी चीज़ें निर्मित होती हैं, यानी कि कृत्रिम परितंत्र हैं। ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? फटाफट बता दीजिए करेक्ट आंसर क्या है। मरुस्थलीय, घास के मैदान, पर्वतीय या फिर सामुद्रिक? करेक्ट आंसर डी होगा गाइस, सामुद्रिक है। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है, अतः यह तंत्र विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन अपना भोजन बना सकते हैं? तो जो अपना भोजन बना सकते हैं वह उत्पादक हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। उत्पादक के अंतर्गत पेड़ पौधे, शैवाल आदि आते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं। ये स्वपोषी अथवा प्राथमिक उत्पादक भी कहलाते हैं। नेक्स्ट, कई बार पता है प्राथमिक उत्पादक के नाम से जो क्वेश्चन आता है, वैसे मैंने एक्सप्लेनेशन बता दिया आपको, हम वहाँ पर ये लगाए आते हैं, ये तो खैर सही है, प्राथमिक उत्पादक आता है तो ये मत लगा के आइएगा, ये गलत हो जाता है फिर आपका, ठीक है। ये उपभोक्ता होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं आप कई बारी, तो वो सब नहीं करना है, ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है? खरगोश, गाय, सांप या फिर शेर? फटाफट बता दीजिए, तृतीय श्रेणी का पूछा हुआ है। तो वह शेर है, आंसर डी है। उपभोक्ता अपना भोजन हरे पेड़ पौधों व अन्य जीवधारियों को खाकर प्राप्त करते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। देखिए जरा कौन से हैं। प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं पहले, ये अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, यानी कि जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं ना, उनसे अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता लेते हैं, ठीक है। ये शाकाहारी होते हैं, जैसे कि खरगोश, बकरी, गाय या फिर बकरी या फिर गाय जो है, ये शाकाहारी होते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं उनसे अपना भोजन ले रहे, तो वहाँ पर कौन है? वहाँ पर तो पेड़ पौधे हैं, है ना, तो वो शाकाहारी माने जाएंगे। इसलिए द्वितीयक में आते हैं, ये अपना भोजन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं से लेते हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता समझ रहे हैं आप, वो उत्पादक नहीं, वो उत्पादक थे, ये है, ये इनसे ले रहे हैं, जैसे कि सांप, भेड़िया आदि। तृतीयक की बात करें तो इसमें वो उपभोक्ता आते हैं जो प्रथम व द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर अपना भोजन लेते हैं। ये शीर्ष मांसाहारी होते हैं, इन्हें कोई जंतु मारकर नहीं खा सकता, जैसे बाज, शेर, शार्क और बाघ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तर पर संग्रहित ऊर्जा को द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं? फटाफट से बता दीजिए करेक्ट आंसर क्या है। सो करेक्ट आंसर है गाइस उपभोक्ता को, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। उपभोक्ता स्तर पर संग्रहित ऊर्जा को द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। उत्पादक उपभोक्ता अपघटक द्वारा जैविक सभ्यता स्थापित होती है। नेक्स्ट है, किसको प्रकृति का महत्तर की संज्ञा दी जाती है? प्रकृति का महत्तर की संज्ञा जिसको दी जाती है वो है अपघटक, आंसर हो जाएगा आपका सी, ओके। अपघटक या मृत जीवी वे जीवीय घटक हैं जो आपके प्राय उत्पादक तथा उपभोक्ता की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं तथा उनसे भोजन तथा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः बैक्टीरिया, कवक आते हैं। ये मृत पौधों एवं जंतुओं का अपघटन करके पृथ्वी को साफ करते हैं, इसलिए इन्हें प्रकृति का महत्तर की संज्ञा दी जाती है। जीवीय एवं अजीवीय घटकों में अपघटक संबंध स्थापित करते हैं। नेक्स्ट है, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? ठीक है, सही पूछा गया है तो आपको एकदम सही बता देती हूँ मैं। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर से आगे बढ़ने पर ऊर्जा का ह्रास होता है। इसी कारण उत्पादकों की संख्या उपभोक्ताओं से अधिक होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में शाकाहारियों की संख्या मांसाहारियों से भी अधिक होती है। गाइस आई एम टेलिंग यू, इन्वायरमेंट एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है हर एक एग्ज़ाम में, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, मैं सच बता रही हूँ। ये फर्स्ट टॉपिक चल रहा है आपका, ठीक है, फर्स्ट टॉपिक में ही पहला भी कवर हो गया और अभी ये भी चल रहा है, अभी आपका कंटिन्यू चल ही रहा है, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं इसके, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, पहले चैप्टर में कन्फ्यूज़न होगा, उसके बाद नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर दिख गया है बातों ही बातों में, बट कोई बात नहीं। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? वो आंसर देख लिया है तो क्या छुपा रही हूँ, मैं भी मूर्ख हो चुकी हूँ आपके चक्कर में।
सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र अपनी रासायनिक संरचना के कारण स्थिर रहता है। सागरीय जल खारा होने के साथ साथ ही घुलित ऑक्सीजन, प्रकाश व तापमान के स्थिर रहने के कारण सबसे स्थिर तंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? फटाफट बता दीजिए। वनों को काटना मदद नहीं करता है ना? वनारोपण तो करेगा, वर्षा का जल प्रबंधन भी करेगा, जैव मंडल भंडार भी करेगा, तो वही तो है। एक नेगेटिव आंसर ए हो जाएगा। वनों को काटना पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में मदद नहीं करता है, बल्कि असंतुलित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? फटाफट से बता दीजिए कौन सा एक प्रमुख कारण है। आंसर है आपका आंसर हो जाएगा वनोन्मूलन, ए हो जाएगा। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मूल कारण वनोन्मूलन है, जबकि मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल और वर्षा की परिवर्तनीयता इसके गौण कारणों में से हैं। ठीक है, अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर्स नहीं बताते हैं ना, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने करेक्ट हुए हैं, राइट, तो वहाँ मुझे एक चीज़ लगती है, या तो आप पूरा देखते नहीं हैं, ठीक है, कि अरे क्या देखें, बोरियत आ रही है, और मतलब कुछ भी सोच सकते हैं आप। क्वेश्चंस की क्वालिटी अगर आप देखते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं वो पूरा लगाते हैं, हमें मालूम पड़ता है, एंड मतलब आप अपना लॉस कर रहे हो। इट्स ओके, कोई बात नहीं है, नहीं देखनी, इट्स ओके, बट आप अपना लॉस कर रहे हो। फ्री में आपको इतने अच्छे क्वेश्चंस मिल रहे हैं, सीरियसली आई एम टेलिंग यू। मतलब अगर आप इनको नहीं लगा रहे हो इन क्वेश्चंस को, तो आपका लॉस हो रहा है। बाकी तो मैं कुछ कह नहीं सकती, अब ज़बरदस्ती क्या बोलूँ आपसे, लेकिन जो देख रहे हैं, जो नए हैं, वो शेयर कर दिया करिए, क्योंकि टॉपिक वाइज सीरीज़ नहीं मिलेगी गाइज। टॉपिक वाइज मैं बार बार वही हाईलाइट कर रही हूँ, टॉपिक वाइज नहीं मिलेगी। हर जगह आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस एनवायरनमेंट के, ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन, फलाना ढिमका, बट टॉपिक वाइज मुश्किल ही मिलेगी, मैं सीरियसली बता रही हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? किससे संबंध नहीं है? जल प्रबंधन, वनारोपण, औद्योगिक प्रबंधन। आंसर सी है। इतना इजी क्वेश्चन काहे दिए हो? जल प्रबंधन, वन रोपण तथा वन्य जीव सुरक्षा से पारिस्थितिकी संतुलन सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। औद्योगिक प्रबंधन से पारिस्थितिकी संतुलन का कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है? बताइए जरा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। एक दिशा में होता है, दोनों दिशा में होता है, या फिर आंसर दिखाए कि नहीं दिखाए? उपयुक्तों में से कोई नहीं, या फिर कह नहीं सकते, हमें नहीं मालूम भाई किस दिशा में होता है। आप जानो, आपका काम जाने, ऊर्जा जाने, ऊर्जा का काम जाने, लेकिन हमें पता है ना, हम बताते हैं। देखिए, एक ही दिशा में होता है, आंसर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक आपस में मिलकर खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। खाद्य श्रृंखला में उपभोक्ता उत्पादक पर भोजन हेतु निर्भर होते हैं। आहार श्रृंखला में 4 कड़ियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंडेमान का नियम किससे संबंधित है? तो ये जो नियम है ना, ये संबंधित है खाद्य श्रृंखला से। आंसर बी हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशीय होता है। ये चीज़ मैं आपको बहुत पहले बताने वाली थी, लेकिन मैंने बताया नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। यह प्राथमिक उत्पादकों से उत्तरोत्तर पोषण स्तरों में जाती है और स्थानांतरण के दौरान ऊर्जा का ह्रास होता है। बताया था ना अभी मैंने, ऊर्जा का ह्रास होता है, जैसे जैसे वो आगे ट्रांसफर होती है तो वो ह्रास होता है। कितना ह्रास होता है ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। इसी संदर्भ में लिंडेमान ने अपना 10% का नियम प्रतिपादित किया था। 10% का ह्रास होता जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का न्यूनतम अंश प्राप्त करते हैं? ठीक है, तो जो न्यूनतम अंश प्राप्त करते हैं वो होते हैं शेर। भाई बहुत कॉमन सी चीज़ है। आप अगर इस तरीके से चल रहा है सिस्टम पूरा, अगर 10% भी आप कम करोगे तो सबसे कम किसके पास पहुंचेगा, है ना? तो लिंडेमान के नियम के अनुसार शाकाहारी जंतु उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% अपने अंदर संचित करता है, और जब कोई मांसाहारी जंतु शाकाहारी जंतु को खाता है तो वह शाकाहारी की 10% ऊर्जा को संचित करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उच्च श्रेणी के मांसाहारी यानी कि शेर, बाघ और बाज शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का न्यूनतम अंश प्राप्त
कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है, किसको प्राप्त है, फटाफट बता दीजिए। उच्चतम पोषण स्तर पूछा हुआ है तो सर्वाहारी को आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर सर्वाहारी जो कि शाकाहारी व मांसाहारी दोनों हैं उनको प्राप्त होता है। नेक्स्ट है एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है। ये बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको बार बार ये बोलूँ बहुत बार पूछा हुआ है तो बहुत गलत लगेगा, है ना, इरिटेटिंग होगा, तो इसलिए बट ये है मेरा, अभी से बोल दे रही हूँ कि हर प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। घास, टिड्डा, मेंढक और सर्प, आंसर ए है। देख लीजिए ध्यान से, उत्पादक कौन है, घास, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता, मेंढक द्वितीयक उपभोक्ता, सर्प क्या है, सर्प सबको खा सकता है, आंसर क्या है आपका तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा यहाँ पे ये। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, ये इनमें से बताना है आपको कौन करते हैं, बताइए। दिख गया है क्या आंसर, अब दिख गया तो बता दीजिए। आंसर बी है, घास, बकरी तथा मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। खाद्य श्रृंखला या फिर फूड चेन में मानव है, मानव क्या है, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता दोनों हैं। सही बात है भाई, दोनों हैं, क्योंकि मानव हमारे यहाँ आजकल क्या मतलब हमेशा से दोनों ही खा लेते हैं ना, नॉन वेज एंड वेज दोनों तरीके के हैं। शाक सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता जबकि मांसभक्षी होने पर द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट है समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, कौन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन्स मुख्य, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, एक दूसरे तरीके से पूछे जा सकते हैं लेकिन पूछे जाएंगे, मैं इतना गारंटी ले रही हूँ। प्राथमिक उत्पादक होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए प्लैंक्टन्स ही उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है, बता दीजिए कौन उत्पादक घटक है। हरे पौधे, आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। जैविक घटकों में से हरे पौधे उत्पादक घटक के अंतर्गत आते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। नेक्स्ट है प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं, बताइए। हरित पादप, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। वे सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं प्राथमिक पोषक या फिर उत्पादक कहलाते हैं। नेक्स्ट है जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं, कौन करते हैं बिचौलिया का कार्य, उत्पादक, आंसर हो जाएगा सी। उत्पादक जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं, क्योंकि एक ओर जहां ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं तथा मृदा से खनिज व पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, वहीं दूसरी ओर ये स्वयं उपभोक्ताओं यानी कि शाकाहारी, मांसाहारी व सर्वाहारी जीवों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के स्रोत के रूप में विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा, आंसर सी हो जाएगा। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है, करेक्ट आंसर आपका सी है। 50 क्वेश्चन इस टॉपिक से जो कंप्लीट हो चुके हैं, होपफुली ये टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा। पीडीएफ की अगर आप लोगों को नीड है तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, इजीली आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है 15 तारीख से, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है। डेली आपको 50 क्वेश्चन है, समथिंग 25 या 50 क्वेश्चन है, मैं भूल रही हूँ थोड़ा सा, ठीक है। डेली आपको दी जाते हैं पीसीएस लेवल के क्वेश्चन हैं, बहुत टफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इजी नहीं है। मैं यहाँ आपको पहले ही बोल रही हूँ, वो इजी नहीं है, वो बहुत टफ है, आपको उनके लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा, तब आप उन क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। फीस जो है उसकी जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 499 है और जो ओल्ड है उनके लिए 299, ओके। सो थैंक यू सो मच। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके और जानकारी ले सकते हो उस टेस्ट के बारे में, ओके। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए अपना और दूसरों का।